हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? कैसे हो? सबसे पहले तो सब लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने मेरे नए चैनल को इतना सपोर्ट किया है। मेरे को लास्ट 2 डेज में ही मोर देन 2000 व्यूज़ आ चुके हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और दिस गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं आप लोगों के लिए लगातार नया कंटेंट लेकर के आता रहूँ। तो पिछले 2 दिन से हम MCQs कर रहे थे। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आया हूँ, ऐसी चीज़ें जिसमें हमको लगता है कि ये वाला प्रिंसिपल लगेगा या ये वाला प्रिंसिपल लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैं कुछ कीवर्ड्स के साथ क्लियर करूंगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लगानी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहला है डिसिप्लिन और रेम्यूनरेशन। बहुत सारे बच्चों को डिसिप्लिन और रेम्यूनरेशन में कंफ्यूजन होती है कि कौन सा वाला प्रिंसिपल लगेगा। बच्चों स्लाइड्स थोड़ी ब्लर हो सकती है क्योंकि मैंने PDF से ही स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, राइट। तो आई थिंक वी कैन मैनेज विद द क्वालिटी। ओके, तो डिसिप्लिन और रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं बच्चे। डिसिप्लिन क्या बोलता है? डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज नेसेसरी फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग। बच्चे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका क्लासरूम है, वहां पर भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। तो ये तो जनरल वो वाली बात हो गई जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर लिखा गया अकॉर्डिंग टू फेयोल डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे अच्छा सुपरवाइजर होना चाहिए। क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट, बच्चे ये है इसका कीवर्ड, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट रिगार्डिंग रूल्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। बच्चे हर चीज के लिए आपकी फर्म के अंदर क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट इज द कीवर्ड, राइट, कि यहाँ पर रिटर्न में आपके पास डॉक्यूमेंटेड चीजें होनी चाहिए। डिसिप्लिन मस्ट is a must for all the enterprise and for all, at all the levels. Okay, remuneration में क्या बोल रहा है बच्चे? remuneration में भी क्या बोल रहा है? according to this principle overall pay and compensation should be fair। यहाँ पर भी clear and fair agreement था, but यहाँ पर जो ये agreement word है ना, ये missing है। यहाँ पर कौन सा word है? should be। बच्चे यहाँ पर सिर्फ should be की बातें हो रही है कि चीजें जो है fair होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर agreement है। okay, the remuneration should be just and fair, तो सब कुछ should be हो रहा है। employees should be paid, should be right at the same time it should be। तो आप सब जगह देख रहे हो कि यहाँ पर ये सिर्फ वैल्यूज की बातें कर रहे हैं, that it should be, it should be, it should be, लेकिन यहाँ पर it is written in black and white। okay, तो ये आपका कीवर्ड बनता है। एक केस स्टडी देखते हैं बच्चे, इसके ऊपर एक केस स्टडी देखते हैं। किताब के अंदर दे रखी है केस स्टडी। मैसर्स फास्ट कूल इंडस्ट्रीज AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोला, आस्क्ड, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोला है क्या कि वर्क ओवर टाइम इन ऑर्डर टू मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ AC इन समर सीजन। ठीक है, सिर्फ बोला है। हाउएवर द एम्प्लॉयज वर नॉट पेड ओवर टाइम, इन्होंने एम्प्लॉयज को ओवर टाइम नहीं दिया, राइट, बेईमानी कर ली कंपनी ने। एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉयज ऑलवेज फेल्ट डिससैटिस्फाइड एंड इट लीड टू अनहेल्दी रिलेशंस। बच्चे कहीं पर भी इन्होंने क्या अग्रीमेंट किया था? लिखित में था कहीं पर कि हम आपको देंगे? नहीं, इन्होंने सिर्फ बोला था, राइट, बोला था, कहीं पर भी रिटर्न में नहीं था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा रेम्यूनरेशन, ना कि डिसिप्लिन, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपको फाइंड आउट करना है वो करना है क्लियर एंड रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पर इन्होंने क्लियर एंड रिटर्न अग्रीमेंट करने के बाद ये लोग डिनाई करते इनको ओवर टाइम देने से, तो इसका आंसर बन जाता डिसिप्लिन। आई होप ये क्लियर होगा। आगे चल सकते हैं, शाबाश। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। इनके कीवर्ड्स देखते हैं बच्चे। सबसे पहले हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का कीवर्ड है, सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है क्लास कन्फ्लिक्ट। क्लास कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है कि इंप्लॉइज और इंप्लॉयर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, दोनों के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। तो जहां पर भी आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसा शब्द दिखेगा, द आंसर विल बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगला कीवर्ड क्या है बच्चे इसके अंदर? अगला कीवर्ड है मेंटल रिवोल्यूशन। कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। इट मींस मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों की थिंकिंग पूरी की पूरी चेंज हो जानी चाहिए। तो अगर आपको शब्द मिलता है मेंटल रिवोल्यूशन, मेंटल रिवोल्यूशन, तो मेंटल रिवोल्यूशन आपका किस में आएगा बच्चे? मेंटल रिवोल्यूशन आपका आएगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, राइट। ये रहा मेंटल रिवोल्यूशन, कंप्लीट चेंज इन द मेंटल आउटलुक। तो जब भी पूरी की पूरी थिंकिंग चेंज करने की बात आएगी, द आंसर विल बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, राइट। इधर आते हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के क्या की पॉइंट्स है बच्चे? पहली बात तो दिस इज एन एक्सटेंशन टू हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्या है? कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। इसमें कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है।
राइट। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड एंकरेज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। बच्चे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप अपनी बुक्स में मार्क कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, यानी कि अगर इनिशिएटिव जैसी चीज दी गई है आपको और टेलर के प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पूछे गए और इनिशिएटिव, सजेशंस, इस तरह की बात लिखी गई है, तो द आंसर विल बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अनदर थिंग इज मैनेजमेंट शुड अवॉइड स्ट्राइक्स। बच्चे ये जो स्ट्राइक्स वाला पॉइंट है ना, ये यहां पर भी लिखा हुआ है, देखो जरा, यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर ये रहा, दे शुड नॉट थिंक ऑफ गोइंग टू स्ट्राइक्स। ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। बच्चे मैंने बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद देखा है जितने भी स्ट्राइक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कोऑपरेशन लगाना है, ना कि नॉट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इस बात पे क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएटिंग वाला पॉइंट है, तो इसको एक बार वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लेते हैं। क्या कि जब भी आपको स्ट्राइक से रिलेटेड आएगा देन यू विल अप्लाई कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके, बस इसमें और कोई एक, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बच्चे, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? वही टू लीव आई एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वी, राइट। तो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में आपको कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म लगाना है, राइट। चले, क्लियर है? आई होप आपको फायदा हो रहा होगा इन कीवर्ड से। नेक्स्ट आगे चलते बच्चों। कल मेरे से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चंस पूछे थे, राइट। सिर्फ इतनी फोटो दे रखी है आपको और पूछा गया है कि इसके अंदर प्लानिंग का कौन सा फीचर लग रहा है, कौन सा फीचर इसके अंदर प्लानिंग का लग सकता है, राइट। तो एक बार ही देखते हैं फोटो को बड़ा करके। बच्चे यहाँ पर एक बंदा दिखा रखा है, इसके हाथ में एक शीट है और इसके हाथ में जो शीट है उसके अंदर ऐसे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं जिनमें एरो लगा हुआ है। एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, फिर एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, राइट। तो देखकर जो लगता है, दो चीजें लगती है। पहला तो ये लगता है कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक लगता है। क्या कि ये सोच रहा है पहले मैं ये वाला काम करूंगा, फिर ये वाला काम करूंगा, फिर ये वाला काम करूंगा, तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये आगे तक का प्लान बना रहा है, राइट। दूसरा जो इसमें लग सकता है, अगर इनमें डब्बों के बारे में सोचूं तो इसमें दूसरा ये लग सकता है कि पहले ये कह रहा है कि मैं प्लानिंग करूंगा, देन एक फ्लो चार्ट बना रखा है इसने, उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजिंग करूंगा, देन स्टाफिंग करूंगा, राइट। इस तरीके का कुछ लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई इसका एक आंसर हो सकता है अगर आपने पहले कभी देखा ना हो। लेकिन क्योंकि आज आपने ये देख लिया है, बच्चे, तो अगर आपको यही एग्जैक्टली पिक्चर आ जाए पेपर के अंदर, एग्जैक्टली सेम पिक्चर आ जाए, तो इसका करेक्ट आंसर इज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है, रेस्ट जो दूसरे फंक्शन है उसको फॉलो करते हैं। जिस बच्चे ने मेरे से पूछा था उसको किसी स्कूल टीचर ने बताया था कि इसका आंसर प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज है। बच्चे, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज जैसा यहाँ से कुछ पता नहीं लग रहा। इस वाली पिक्चर की अगर मैं बात करूं और नीचे ये छोड़ दूं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इन लोगों के दिमाग के साथ यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क्स बना रखे हैं, राइट। तो इसमें आ सकता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अगर ऐसा कुछ आता है कि वो लोग दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो सकता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। लेकिन इस फोटो में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसका भी जो करेक्ट आंसर है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस पूछी गई थी, फीचर नहीं पूछा गया था। तो अगर इंपॉर्टेंस पूछेंगे तो आपसे इसका आंसर होगा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस पूछी गई थी, ना कि फीचर। अगर फीचर पूछा और ऐसे ये लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते आपको दिख रहे हैं, देन द आंसर विल बी प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। यहाँ पर कहीं पर भी मेंटल एक्सरसाइज जैसा करता हुआ कुछ बंदा दिख नहीं रहा है। ही इज जस्ट टेकिंग नोट्स, ही इज जस्ट गिविंग द नोट्स टू हिज असिस्टेंट, और यहाँ पर इससे कोई मेंटल एक्सरसाइज करता हो तो ये मेरे को दिख नहीं रहा, राइट। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते बच्चों। ये एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। किताब में क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री आपका आएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। बस ये किताब में क्लियरली रिटन है, तो इसके ऊपर जितनी भी कंफ्यूजन है कि ये लीगल में आएगा या पॉलिटिकल में आएगा, तो यू कैन गिव रेस्ट टू ऑल योर कंफ्यूजन, क्योंकि बुक में क्लियरली रिटन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, राइट। तो मेरे को ये पॉइंट मिला, मेरे को लगा मुझे बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, राइट। ओके, चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में क्या फर्क है बच्चे? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती क्या है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बच्चे लोअर लेवल की ट्रेनिंग होती है। जैसे
आपने देखा होगा आपके घर में कभी कोई बिजली वाला आता है तो अपने साथ एक हेल्पर लेकर के आता है। वो हेल्पर क्या होता है, वो धीरे धीरे काम सीख रहा होता है। तो जो ये वोकेशनल टाइप की जॉब्स होती है, जैसे कोई गाड़ी ठीक कर रहा है तो उस्ताद जी के पास एक छोटू होता है तो वो भी काम सीख रहा होता है उनके पास, तो दिस इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, राइट। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है, स्किल ट्रेड सच एज इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, ये लोग अपने साथ लेकर के घूमते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये अपने साथ एक छोटू को रखते हैं और उसको नॉमिनल रेम्यूनरेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड, नॉमिनल रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप पीरियड। तो ये उसको छोटा मोटा कुछ तो महीने का खर्चा देते हैं, राइट। तो ये इसका पॉइंट है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है बच्चे? इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग किसी कॉलेज में जाते हो एमबीए करने के लिए या फिर सीए करने के लिए, आप किसी सीए फर्म के पास इंटर्नशिप करने जाते हो, तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स जो है, उनके लिए वर्ड यूज क्या होता है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग, राइट। इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स का आपस में टाई अप होता है। तो ये लोग वहां जाते हैं और बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं उस टाइम उनको काम सिखाने के लिए थोड़ा बहुत बच्चों को उठा करके अपनी फर्म्स में ले आते हैं, ओके। हालांकि स्टाइपेंड इसमें भी मिलता है, कोई भी बच्चा फ्री में नहीं जाता, स्टाइपेंड इसमें मिलता है, लेकिन हमारी बुक में स्टाइपेंड का जिक्र सिर्फ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में है। तो कल भी मैंने एक एमसीक्यू पूछा था, तो अगर आपको स्टाइपेंड लिखा हुआ आता है देन यू विल क्लिक ऑन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ना कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग। रियल लाइफ में यहाँ पर भी स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर स्टाइपेंड नहीं लिखेंगे, राइट। Selected candidates carry on regular studies for a prescribed period and they also work in some organization to acquire practical knowledge and skills। कहीं पर भी स्टाइपेंड की बात नहीं कही गई है, ओके गाइस। चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट है, ये भी मैंने कल समझाया था आपको, नॉइस क्या होता है। नॉइस बच्चे, इनमें से किसी भी टाइप की प्रॉब्लम अगर हो रही है, एनकोडिंग में प्रॉब्लम, मीडिया में प्रॉब्लम, डीकोडिंग में प्रॉब्लम, रिसीवर, फीडबैक, किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आ रहा, चाहे मेरी लैंग्वेज अलग है, चाहे मेरा माइक खराब है, चाहे आपका फोन खराब है, द थिंग इज दैट व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट क्लियर टू यू, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉइस। नॉइस इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बच्चे कोई भी, इनमें से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस which hampers the communication process। this hindrance may be caused to sender message और receiver। sender के केस में भी हो सकती है, मैसेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है और रिसीवर के एंड पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। सम एग्जांपल्स क्या है? एम्बिगुअस सिंबल्स, गलत सिंबल्स यूज कर लिया आपने, पुअर टेलीफोन कनेक्शन, इन अटेंटिव रिसीवर, रिसीवर को पता ही नहीं है बोल क्या रहा है सामने वाला, फॉल्टी डीकोडिंग, प्रेजुडाइसेस एंड इम्प्रॉपर जेस्चर्स, पोस्चर्स। जो भी मैं कहना चाहता हूं, अगर वो आपको ढंग से, जो मैं बोलना चाहता हूं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉइस, ओके। तो नॉइस इज अ ब्लैंकेट वर्ड, मैंने कल भी बताया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल डिसीजन, और यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे कहते हैं सर दोनों में ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स हैं, तो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर का आएगा तो क्या लिखना है और फाइनेंसिंग डिसीजन का आएगा तो क्या लिखना है? बच्चे बता, बड़ी आसान सी बात है, अगर कॉमन पॉइंट्स हैं तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको अपने फायदे के लिए इसको यूज करना चाहिए। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर कितने पॉइंट्स दे रखे हैं आपको? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, 7 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? कॉस्ट। पहला पॉइंट क्या है? कॉस्ट, कि जो आप फाइनेंस उठाने वाले हो उसकी कॉस्ट कितनी है। क्या ये यहां पर भी लिखा है? यहां पर भी लिखा है बच्चे, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा है और कॉस्ट ऑफ डेट लिखा है, दोनों तरीके की कॉस्ट यहां पर लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट। बस उन्होंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया है, तो आपका जो पॉइंट है वो कॉमन है। क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ डेट होती है उनपे जो इंटरेस्ट देना है आपको, वो कॉस्ट ऑफ डेट होती है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है बच्चे जो आपको डिविडेंड देना है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो ये पहला पॉइंट कॉमन है। मतलब क्या कि आपको चाहे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन आ जाए, चाहे आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाए, आप उसमें कॉस्ट लिख सकते हो, दोनों के अंदर कॉस्ट आ रहा है तो आप कॉस्ट लिख सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिस्क। रिस्क, रिस्क किसके अंदर आ रहा है बच्चे? सॉरी, रिस्क कंसिडरेशन। ये रहा रिस्क कंसिडरेशंस में क्या है? बिजनेस और ऑपरेटिंग रिस्क। बिजनेस और ऑपरेटिंग रिस्क कौन से होते हैं? आपके फिक्स्ड खर्चे जैसे कि रेंट, सैलरी, ये सारे आपके ऑपरेटिंग रिस्क है, बिजनेस को चलाने के खर्चे।
और नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या आता था आपका, इंटरेस्ट पेमेंट्स आ जाती है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट जो कि कंपलसरी आपकी ऑब्लिगेशन है, वो आपके फाइनेंशियल रिस्क में आ जाती है। तो यहाँ पर भी रिस्क है और यहाँ पर भी रिस्क है। तो आप ये कॉमन पॉइंट, चाहे इसके डिसीजंस लिखने, फैक्टर्स लिखने को आए, चाहे इसके फैक्टर्स लिखने के, इसको आप यूज कर सकते हो किसको, रिस्क वाले पॉइंट को। नेक्स्ट क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर है बच्चों, ये लिखा हुआ फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जब आप शेयर्स, डिबेंचर्स कुछ भी इशू करते हो तो उसका प्रोस्पेक्टस बनाना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, बैंकों को अंडरराइटिंग कमीशन देना, ये सारी आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, यानी कि आपका पैसा रेज करने की कॉस्ट। तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसको भी आप ये वाले पॉइंट्स आए तो भी यूज कर सकते हो, ये वाले पॉइंट्स आए तो भी यूज कर सकते हो। डन है। नेक्स्ट चलते हैं, कैश फ्लो पोजीशंस। कैश फ्लो पोजीशन इधर भी लिखा हुआ है, व्हाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशंस आपको देखनी पड़ेगी कि मेरे फ्यूचर में रेगुलर कैश फ्लोज आने वाले हैं या मेरे को कैश फ्लोज धीरे धीरे आते हैं, राइट। तो जैसे भी आपका होगा यहाँ पर आप दोनों पॉइंट्स यूज कर सकते हो, दोनों जगह पर ये वाला पॉइंट यूज कर सकते हो, कौन सा, कैश फ्लो पोजीशंस। नेक्स्ट कौन सा है बच्चे, कंट्रोल कंसीडरेशंस। कंट्रोल कंसीडरेशंस इधर है, कंट्रोल कंसीडरेशंस, कंट्रोल कंसीडरेशंस ये रहा कंट्रोल। कंट्रोल कंसीडरेशंस होता क्या है बच्चे, देखो जब भी आप अगर इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो आपकी फर्म के अंदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, या अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ते चले जाएंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपका कंट्रोल डाइल्यूट होता जाएगा, क्यों, सब अपनी अपनी चलाएंगे, राइट। तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट होता जाएगा। आप नहीं चाहते, फॉर एग्जांपल मैं अपने बिजनेस के अंदर चाहता हूं कि मेरा ही कंट्रोल रहे और मुझे पैसा चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग सम अदर टीचर टू बिकम अ पार्टनर विद मी, मैं बैंक से जाकर के लोन ले लूंगा, राइट। तो मेरा कंट्रोल कंसिडरेशन लूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं किसी को पार्टनर बना लेता हूं तो उस केस में क्या होगा कि मेरा कंट्रोल लूज हो जाएगा, वो टीचर अपनी अपनी चलाएगा, मैं अपनी अपनी चलाऊंगा, और इससे क्या होगा, झगड़े के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो कंट्रोल कंसिडरेशंस यहां पर भी है और यहां पर भी है। 6 पॉइंट हो गए आपके, सॉरी एक पॉइंट छूट गया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यहां पर, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 7th पॉइंट है आपका स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। ये रहा बच्चे, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट्स मतलब स्टॉक मार्केट कंडीशंस। तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में क्या है कि मार्केट्स अगर बूम पर हैं, मार्केट्स अगर बूम पर हैं, इन्फ्लेशन है, तो आपको उस केस में इक्विटी से पैसा रेज करना चाहिए, क्योंकि उस केस में लोग कुछ भी उठाने को तैयार रहते हैं। आप जब भी आईपीओ लेकर के आओगे आपका आईपीओ हिट हो जाएगा। जब मार्केट्स डिप्रेशन में होती है तो लोग डरे हुए होते हैं, वो मार्केट्स में पैसा नहीं लगाते हैं, तो उस केस में आपको मार्केट से पैसा उठाना बहुत दिक्कत का काम होता है। पॉइंट क्या मैं बताना चाहता हूं कि स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट्स आप यहां पर भी यूज कर सकते हो और यहां पर भी। बच्चे यहां पर फालतू पॉइंट्स कौन से हो गए आपके, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक फालतू पॉइंट हो गया, इसको काट देते हैं। डेट सर्विस रेशियो एक फालतू पॉइंट हो गया, इसको भी काट देते हैं। आरओआई, तीनों ही मैथमेटिकल पॉइंट से रेशियोज निकालनी थी आपको, इसको काट देते हैं। टैक्स रेट, इसको भी काट देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इसको भी काट देते हैं। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, इनको भी काट दिया। यहाँ 14 पॉइंट्स दे रखे थे, यहाँ 7 पॉइंट्स दे रखे। बच्चे 7 पॉइंट्स तो मैंने सीधे सीधे काट दिए, यानी कि क्या, अब आपको सिर्फ 7 ही पॉइंट्स याद करने हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 3 नंबर का ही आएगा, मैक्सिमम 4 नंबर का आएगा। अगर 6 नंबर वाले में 2+4 का कॉम्बिनेशन बनाता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, आप तो 7 याद कर रहे हो, आपको 14 याद करने क्यों है, राइट। तो आप ये 7 पॉइंट्स याद करके किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड हो चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से रिलेटेड हो, आप ये सातों में से कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, राइट। तो आई होप इस पॉइंट की कंफ्यूजन भी आपकी क्लियर हो गई होगी, राइट। चलो नेक्स्ट है लास्ट, इस पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चे, क्या है, राइट टू बी हर्ड। जस्ट अ सेकेंड, राइट टू बी हर्ड कब यूज करना है और राइट टू सीक रिड्रेसल कब यूज करना है बच्चे, इस पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ध्यान से समझो बच्चे, 2 चीजें होती हैं, एक होता है राइट वायलेटेड, राइट वायलेटेड, और एक होता है राइट एक्सरसाइज्ड। 2 बातें तो ये हो गई, राइट वायलेटेड और राइट एक्सरसाइज्ड। यानी कि क्या, कभी कभी क्या हो सकता है कि आपका राइट टू बी हर्ड वायलेट हो जाए। वायलेट का मतलब क्या हुआ कि आपने एक कंपनी से सामान खरीदा और पहला राइट जो आपने एक्सरसाइज किया वो था राइट टू बी हर्ड। पहला राइट जो आपने एक्सरसाइज किया राइट टू बी हर्ड। सर कैसे एक्सरसाइज किया, उस कंपनी का खुद का एक ग्रेवियंस सेल है, ठीक है, तो आपने वहां पर फोन किया। जब आपने वहां पर फोन किया
तो आप अपना कौन सा राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट टू बी हर्ड एक्सरसाइज कर रहे हो। लेकिन वहां पर फोन करने के बाद भी, बार बार फोन करने के बाद भी आपकी कंप्लेंट को एड्रेस नहीं किया गया या जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला, तो यहाँ पर आपका राइट टू बी हर्ड वॉयलेट हो जाता है, राइट। तो पहले आपने एक्सरसाइज किया, देन इट गॉट्स वॉयलेट। उस केस में आप अपना नेक्स्ट राइट यूज करोगे, कौन सा, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल में आप कमीशन के पास जाओगे या कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे कि मेरा राइट टू हर्ड वॉयलेट हो गया है, मैं राइट टू सीक रिड्रेसल एक्सरसाइज करना चाहता हूं। ये एक एग्जाम्पल है, राइट। तो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा कि राइट टू हर्ड आएगा कि राइट टू सीक रिड्रेसल आएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया जिसमें आपने पहले अपना राइट टू हर्ड एक्सरसाइज किया, हो सकता है क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हो कि आप राइट टू हर्ड एक्सरसाइज कर चुके हो। नाउ विच राइट विल यू एक्सरसाइज, तो जब सेकंड राइट एक्सरसाइज करने की बात आएगी तो वो होगा राइट टू सीक रिड्रेसल। एक एग्जाम्पल हो गया बच्चे, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि इस कंपनी के पास ग्रेवियन सेल है ही नहीं, मतलब इसका कोई कस्टमर केयर है ही नहीं, इसका कोई कस्टमर केयर ही नहीं। तो आप जाकर के राइट यूज कहां करोगे, तो आप सीधा कहां जा रहे हो, इस बार आप डायरेक्ट जा रहे हो कहां पर, राइट टू सीक रिड्रेसल, सॉरी आप सीधा कहां जा रहे हो, आप सीधा कहां जा रहे हो, आप सीधा कोर्ट जा रहे हो। फर्स्ट स्टेप पे ही, स्टेप 1 पर ही आप कंपनी को फोन करने की बजाय सीधा कोर्ट जा रहे हो। जो भी आपको पीछे 3 तरीके की कोर्ट दे रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन, आप डायरेक्ट यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर जा रहे हो, कंपनी को कोई सैलरी नहीं है। जब आप डायरेक्ट यहाँ पर जा रहे हो बच्चे, तो आप कौन सा राइट यूज कर रहे हो, राइट टू सीक रिड्रेसल यूज नहीं कर रहे हो, आप अभी भी राइट टू हर्ड ही यूज कर रहे हो। यानी कि हर स्टेप पे पहले आप कौन सा राइट यूज करोगे, राइट टू हर्ड यूज करोगे। तो अगर आपने कंपनी को कभी फोन ही नहीं किया है, कुछ नहीं किया, तो आप राइट टू हर्ड यूज कर रहे होंगे अगर आप डायरेक्ट भी कंपनी कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हो, ठीक है। सर फिर राइट टू सीक रिड्रेसल कब आएगा, एक केस तो मैंने बता दिया, जब आपका राइट टू हर्ड वॉयलेट हो जाएगा उसके बाद आपका राइट टू सीक रिड्रेसल आएगा। और कुछ कीवर्ड्स हैं बच्चे, कुछ कीवर्ड्स क्या है, अगर ये आ जाता है रिलीफ्स के केस में, रिप्लेसमेंट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, कॉम्पनसेशन पेड, अगर ये कीवर्ड्स आ जाते हैं तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर वो आपको कहां ले जाना चाह रहा है, सीक रिड्रेसल में। बच्चे खुद सोच के देखो, अगर कंपनी का खुद का कोई कंज्यूमर कोर्ट सेल भी होगा तो वो आपको कॉम्पनसेशन, रिमूवल ये सब थोड़ी करके देगा, ये सब तो झगड़ा होने के बाद कोर्ट से होती हैं चीजें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है राइट टू सीक रिड्रेसल में आ जाएंगी। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट, रिमूवल, कॉम्पनसेशन जैसे शब्द मिल जाए तो उसका आंसर होगा राइट टू बी हर्ड। ओके गाइस, तो ये थी मेरे पास चीजें जो आज मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ, जिनमें बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन रहते हैं। पिछले 2 दिन से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे को लगा मुझे इन पर कुछ कॉमन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले शाम को एक और वीडियो ले आऊँ आपके पास कुछ अच्छे टॉपिक के ऊपर। आपका भी कोई सजेशन हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो मैं शाम तक उस वीडियो को बना लूंगा। अदरवाइज पेपर से पहले, अब आई थिंक ये मेरा लास्ट वीडियो होगा, तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, किताबें रिवाइज करो, चिल रहो, अपनी पूरी की पूरी स्लीप लेनी है आपको रात को, साउंड स्लीप, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है रात को 10-11 बजे के बाद। कल आप जब पेपर देने जाओगे तब फ्रेश होकर के बिल्कुल पेपर में दे करके पेपर में जाना। ये नहीं होना चाहिए कि आपके सिर में दर्द हो रहा है या वॉमिटिंग आ रही है, राइट। और अच्छे से पेपर करके आओ। फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ी एडवांटेज है आपको कि आपका पहला पेपर बिजनेस स्टडीज का एक आसान पेपर है, तो आपका मोरल हाई रहेगा आगे के पेपरों के लिए भी। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, just give your best. Okay, thank you.